हेलो दोस्तों। मेरा नाम नैना है। मैं एक गरीब इलाके में रहती हूँ जहाँ पर बहुत ही नीचे कास्ट के लोग रहते हैं। मेरे बाबा सुबह सवेरे ही घर से निकल जाते हैं और रात देर तक मेहनत मजदूरी करके चंद पैसे लाते हैं, जिससे हमारे घर का गुजर बसर हो जाता है। हम चार बहनें हैं और चारों ही अब शादी के काबिल हो चुकी हैं। मगर जिंदगी इतनी कठिन है कि शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गरीबों के लिए शादी एक दुख की तरह है। दहेज, गाड़ी, ये सब चीजें एक गरीब बाप कहाँ से लाए। आज भी मामूली का ही दिन था। मैं अपने कमरे में बैठी अपने कपड़े पर पेवंद लगा रही थी। दरअसल वह बगल के हिस्से की तरफ से फट चुका था और मैं ऐसा कोई कपड़ा पहनना पसंद नहीं करती थी जो फटा हुआ हो। यह मेरी आदत में शुमार था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मम्मी बरामदे में ही मौजूद थीं। उन्होंने ही दरवाज़ा खोला था। बाहर से औरतों की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। न जाने कौन आया था। बात करने के अंदाज से तो कोई हमारे मोहल्ले का नहीं लग रहा था। मेरी तीनों बहनें बाहर जा चुकी थीं। सिर्फ मैं ही थी जो अपने काम में मशगूल थी। अभी चंद पल और गुजरे थे जब मेरी छोटी बहन मुझे बुलाने के लिए आई। दीदी, आपको मम्मी बाहर बुला रही हैं। कोई लोग आए हैं आपको देखने। मैंने हैरान होकर अपनी बहन की बात सुनी। क्या मैं कोई शोपीस हूं जो मुझे देखने के लिए आए हैं, या फिर कोई मुजस्समा? मैं अभी गुस्सा करती उससे पहले ही बड़ी बहन भी कमरे में आ गई और मुझे देखते हुए बोली, जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर बाहर आओ, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं हैरान हुई। भला हमारे इस गरीब घराने में कौन रिश्ता ला सकता था? बड़ी बहन की शादी नहीं हुई और छोटी बहन के लिए रिश्ता? यह तो एक अजीब बात थी। बड़ी बहन को देखकर मैं कुछ कहना चाहती थी, मगर अब तीसरे नंबर वाली बहन भी आ गई थी। मैंने यही सोचा कि बाहर चली जाती हूँ, कहीं मम्मी न आ जाए, फिर वह गुस्सा करेंगी। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, अपने बालों को ठीक किया और दुपट्टा सिर पर ओढ़कर बाहर आ गई। मम्मी ने उन तीन औरतों को बरामदे में ही बिठाया हुआ था। मैं उनके पास जाकर बैठी तो तीनों मुझे अजीब भरी निगाहों से देखने लगीं। यह बात तो हकीकत थी कि मैं अपनी तीनों बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। कई बार मेरे रिश्ते आते थे, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से वापस चले जाते थे। इसीलिए मुझे मालूम था कि ये लोग भी मुझे पसंद करेंगे, मगर जब दहेज की डिमांड की जाएगी और मम्मी मना कर देंगी, तो हमेशा की तरह यह रिश्ता भी इनकार हो जाएगा। इसीलिए मैंने कोई उम्मीद दिल में नहीं पाली थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि यहाँ तो मामला ही उलट है। आम शादियों की तरह यह शादी नहीं है, बल्कि यह एक अजीब किस्म की शादी होने वाली है। उनमें से सबसे बड़ी और समझदार औरत मम्मी की तरफ देखते हुए बोली, हमें आपकी बेटी पसंद आई है। देखिए, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। मैंने जैसा आपको बताया था, जिसका रिश्ता हम आपकी बेटी के लिए लेकर आए हैं, वह बहुत अमीर है, खाते पीते घराने का है और सेहतमंद है। आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। मगर हम आपको एक बहुत बड़ा राज बताना चाहते हैं, क्योंकि झूठ पर बने रिश्ते हमेशा नाकाम ठहरते हैं। बाद में अगर सच्चाई पता चले तो तकलीफ होती है। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। ऐसा पहला रिश्ता था जिसमें ऐसी बात कही जा रही थी कि हम राज बताना चाहते हैं और दहेज की कोई डिमांड नहीं थी। मम्मी तो फूले नहीं समा रही थीं। पर्दे के पीछे खड़ी मेरी बहनें भी काफी खुश हो चुकी थीं, क्योंकि किसी का नहीं तो किसी एक का ही सही, घर तो बसे। मम्मी फौरन बोलीं, आप हमें बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना कोशिश करूंगी। मम्मी की बात सुनकर उस औरत ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, बेटा, जरा मुझे पानी लाकर देना। मैं खामोशी से उठकर किचन की तरफ चली गई। मैं जान चुकी थी कि मुझे भगाने के लिए यह बहाना अपनाया गया है। थोड़ी देर बाद मैं गिलास लेकर बरामदे में आई तो मम्मी का चेहरा उतरा हुआ था और वे तीनों औरतें अब जा चुकी थीं। मैं मम्मी को देखते हुए बोली, क्या हुआ, कहाँ चली गईं? इस बार भी इनकार हो गया क्या? अब मेरी तीनों बहनें भी बाहर आ चुकी थीं, जबकि मम्मी ने मुझे गुस्से से देखा और चीख कर बोलीं, जब भी करना बकवास ही करना, अपने कमरे में जाओ। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी और उनको देखते हुए बोली, अच्छा, गुस्सा न करें, बताइए क्या हुआ? कहाँ चली गईं? पसंद नहीं आई क्या मैं, या फिर हमारे घर की वजह से इनकार कर गईं? मेरी बात सुनकर मम्मी चुप हो गई थीं और मुझे देखते हुए बोलीं, कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बाबा से बात करके आगे का मामला तय करूंगी। रिश्ता तो समझ आ रहा है, लेकिन जो बात वह बोलकर गई है
उससे मैं डर और घबरा रही हूँ। तुम्हारे बाबा से बात कर लूं? अगर उन्हें कोई ऐतराज न हुआ तो फिर इस रिश्ते से मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? वह औरत खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती है। अगर तुम्हारी शादी उस खानदान में हो गई तो समझो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारी बहनें भी अपने अपने घर आराम से हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा होने वाला पति बहुत अमीर है। मम्मी की बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी, गालों पर सुर्खी छा गई थी। अगर ऐसा हो जाता तो वाकई बहुत फायदेमंद साबित होता। हम चारों बहनें ही कमरे में आ गई थीं जब बड़ी बहन ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कभी भी कोई ऐसा फैसला अपनी जिंदगी के लिए मत करना जिसमें तुम्हारा नुकसान हो और हमारा फायदा। इंसान हमेशा नुकसान में तभी जाता है जब वह सबके बारे में सोचे, सिवाय अपने। तो इंसान को कभी कोई खुशी हासिल नहीं होती। अपनी बहन की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। भला मैं क्या बोलती? अगर मम्मी को वह रिश्ता पसंद आ जाता तो मेरी तरफ से भी हाँ ही होनी थी। मैं उनसे कभी कोई ऐतराज कर ही नहीं सकती थी। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूली के मुताबिक ही गुजरा था और हम सब काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मम्मी का चेहरा उतरा हुआ था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन यह बताने के लिए काफी थे कि वह बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, मगर एक बात उनकी आंखों में नजर आ रही थी, वह इस रिश्ते से बहुत सही लग रही थीं। यही वजह थी कि मुझे भी अब इस रिश्ते में दिलचस्पी होनी शुरू हो गई थी। रोज की तरह पापा रात 10 बजे घर आ गए थे। उनके मिट्टी में सने हुए कपड़े, माथे पर पसीना, बिखरे हुए बाल यह देखकर मेरा दिल बहुत उदास हो जाता था। कितनी मेहनत से वह हम सबके लिए कमाते थे और हम सब बैठकर खाते थे। कई बार तो मैंने नौकरी करने की हिम्मत की तो पापा ने मना कर दिया। बोले, जब तक मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान है, मैं अपनी बेटियों और अपनी बीवी को घर बैठाकर खिलाऊंगा। जिस दिन मैं बिस्तर पर आ गया, उस दिन मेरी बेटियां घर से कदम बाहर निकाल लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी बहनों के कान मम्मी पापा के कमरे की तरफ ही लगे हुए थे, क्योंकि सबको इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो रही थी, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं इस तरफ अभी ध्यान नहीं देना चाहती थी। मैं लगातार इस बारे में सोच रही थी कि अगर मेरी शादी हो जाती है तो मुझे घरवालों के लिए क्या क्या करना होगा। अपने पति को किस तरह राजी करना होगा कि मेरी बहनों की शादी भी वहीं करवाए। थोड़ी देर बाद अचानक ही मम्मी हमारे कमरे में आ गईं। तीनों बहनें, जो कान दरवाजे से सटाकर खड़ी थीं, फौरन ही पीछे हो गईं, जबकि मम्मी ने एक सख्त नज़र उन तीनों पर डालकर मेरी तरफ देखा और बोलीं, आओ, तुम्हारे पापा तुम्हें कमरे में बुला रहे हैं, कुछ बात करनी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि मैं जानती थी कि बात का मतलब दरअसल क्या है। मैं धड़कते दिल के साथ मम्मी के साथ पापा के पास पहुंच गई। पापा बिस्तर पर बैठे काफी परेशान लग रहे थे। उनके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। मैं खुद एक लम्हे के लिए बड़ी हैरान हुई कि उन्हें क्या हो गया। रिश्ते तो कई आए हैं, मगर इतना अच्छा रिश्ता आने के बावजूद घरवाले इतने परेशान क्यों हैं? आखिर वह औरत ऐसा कौन सा राज बताकर चली गई कि रिश्ता आने के बाद भी खुशी महसूस नहीं हो रही? पापा मुझे देखते ही थोड़ा संभलकर बैठ गए थे। मम्मी भी उनके बराबर में बैठ चुकी थीं और मुझे भी अपने पास बिठा लिया था। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। फिर पापा मुझे देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। तुमने मेरा साथ देने की बहुत कोशिश की, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हारी मम्मी का कहना है कि आज रिश्ते वाले आए थे और वे बहुत नेक और अच्छे लोग हैं। दहेज का मांग भी नहीं कर रहे और उनकी कोई उल्टी सीधी डिमांड भी नहीं है, बल्कि सादगी से शादी चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं कि तुम चारों अपने घर की हो जाओ। बेशक शुरुआत बड़ी बहन से करनी चाहिए थी, लेकिन अब जिसका रिश्ता आ रहा है उसको विदा करने में ही भलाई है। पापा की बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश थी। मैंने कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मैं उन्हें बहुत गौर से सुन रही थी और उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया। मैं, जो उनकी बात सुनने में मग्न थी, हैरान होकर उनके जुड़े हाथों को देखने लगी और फौरन लपक कर उनके हाथ पकड़ लिए। उन्हें देखते हुए मैंने कहा, पापा, ये क्या हरकत है? आप मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आपके लिए जान हाजिर है। आपने जितना हम सब के लिए किया है, उतना तो कोई बाप भी नहीं करता। आपकी तो बात ही बेमिसाल है। आप अगर मुझे अपना सर कलम करने का भी हुक्म देंगे तो मैं खुशी खुशी वो करने के लिए भी राजी हो जाऊंगी। आप हुक्म करें, जो कहना है खुलकर कहें, मेरी जान आपके लिए हाजिर है।
मैंने डर होकर बोली थी। मैं जानती थी कि यह गलत बात भी है। मेरी बहन ने अभी मुझे समझाया था कि अपने लिए भी सोचो, दूसरों के लिए सोचकर अपना भविष्य बर्बाद मत करो। लेकिन बाप के आगे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह मुझे देखते हुए बोले थे, देखो नैना, तुम्हारा जिस आदमी के साथ रिश्ता आया है वह पहले से शादीशुदा है। पापा की बात सुनकर मुझ पर सन्नाटा छा गया था। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उस आदमी की बीवी मर चुकी होगी और इसी वजह से मेरा रिश्ता उससे करवाया जा रहा होगा। उसके बच्चे वगैरह भी होंगे। तमाम बातें लम्हे भर में ही मेरे दिमाग में आ गई थीं, लेकिन जो बात फिर पापा और मम्मी ने मुझे बताई वह सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। वह मुझे देखते हुए और बोले, और उस आदमी की 3 शादियां हो चुकी हैं और तीनों बीवियां ही उसके साथ उसके बड़े से घर में खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। अब उसने चौथी शादी करने का इरादा रखा है और वह तुम्हें अपनी चौथी बीवी बनाना चाहता है। उसने तुम्हें एक बाजार में देखा था और तब से ही दिल हार बैठा है। इसी वजह से उसने अपनी तीनों बीवियों को भेजा था। यानी वे जो 3 औरतें हमारे घर आई थीं, वे कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी की पत्नियां थीं। मैं पापा को इनकार करती या कुछ कहती, इससे पहले ही मम्मी बोल उठीं, मगर उन्होंने कहा है कि वे इस शादी के बदले हमें मोटी रकम देंगे। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी शादी उस आदमी से हो जाती है तो तुम कितनी खुश रहोगी। वह तुम्हें दिन रात प्यार करेगा क्योंकि तुम सबसे कम उम्र की होगी। तुम्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे पास पैसा होगा, सुकून होगा। तुम्हारी बदौलत तुम्हारी बहनों की जिंदगी भी संवर जाएगी। नैना, ये घाटे का सौदा नहीं है। मम्मी की बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मैंने नज़रें उठाकर पापा की तरफ देखा तो उनका झुर्रियों भरा चेहरा देखकर मेरा दिल पसीज गया था। मेरे पापा ने कितनी मेहनत से हम लोगों को इस काबिल बनाया था। अगर आज पापा इस दुनिया में न होते तो हम कभी भी ऐसी जिंदगी न पा सकते, बल्कि पैदा होते ही मर जाते। मैंने पापा को देखते हुए सिर्फ एक बात कही थी, अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आपके लिए जान भी हाजिर है। जो बात है आप खुलकर बात करें तो मेरा बात अभी भी वहीं का वहीं है। अगर आप कहेंगे कि इस आदमी से मुझे शादी करनी है तो मैं शादी के लिए राजी हूँ, और अगर आप इस रिश्ते के लिए इनकार करते हैं तो मेरी जान निकल जाएगी, मगर मैं इस रिश्ते के लिए किसी कीमत पर भी हाँ नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर पापा धीमे से मुस्कुराए थे। उठकर उन्होंने मेरे माथे पर प्यार भरा किस दिया और मुझे देखते हुए बोले, मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ क्योंकि मुझे इस रिश्ते में कोई कमी नजर नहीं आ रही। लड़का अच्छा है, खाता कमाता है। अगर तुम उसकी चौथी बीवी भी बन जाओगी तब भी वह तुम्हें दुनिया भर की ऐशो आराम से माला माल रखेगा। इसीलिए मेरी तरफ से इनकार नहीं है, बल्कि मैं उसको हाँ कहना चाह रहा हूँ। पापा की बात सुनकर मेरा दिल 100 टुकड़ों में बंट गया था, क्योंकि मैं ऐसा रिश्ता नहीं चाहती थी। हर औरत का ख्वाब होता है कि जिससे उसकी शादी हो, एक तो वह वर्जिन हो, दूसरा उसकी कहीं और पहले शादी न हुई हो, वह सिंगल हो। मगर मेरे साथ तो उलटा ही हो गया था। उसकी 3 शादियां हो चुकी थीं, बच्चे थे। इसके बावजूद मेरे पापा मेरी शादी उस आदमी से करवाना चाहते थे। मैंने भी चुप रहने में ही भलाई समझी थी। मम्मी पापा को देखते हुए बोलीं, अगर आप लोग हाँ बोल देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शादी जब भी रखनी है आप लोग रख सकते हैं। मैं यह बोलकर वहां रुकी नहीं थी, बल्कि कमरे से बाहर आ गई थी। कमरे के बाहर ही मेरी सारी बहनें खड़ी मुझे देख रही थीं। सबके चेहरे पर गहरी खामोशी थी। बड़ी बहन ने मेरा हाथ थामकर मुझे अंदर खींच लिया और बिना कुछ सोचे समझे मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही पागल हो चुका है। तुम्हारे अंदर जरा भी अकल नहीं है। तुम एक दिमागी मरीज बन चुकी हो। किसने कहा था इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए? तुम भी इंसान हो, तुम्हारा भी दिल है। क्यों तुम हम लोगों के लिए बलि का बकरा बनना चाहती हो? अपने वजूद को खाक करके हम सबको आबाद करना चाहती हो? सोचो, अगर उसने तुम्हारी मदद नहीं की, अगर उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा या तुम्हारी बहनों की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, बोलो तब क्या करोगी? अपनी बहन की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मैंने कुछ नहीं कहा था, बस चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गई थी। मेरा दिल बहुत रो रहा था। मुझे पापा की बातें बार बार याद आ रही थीं। मुझे इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आती, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। मगर मुझे इस बात का अफसोस था कि पापा को यह क्यों नहीं दिखा कि वह आदमी इंसान नहीं, बल्कि शायद एक दरिंदा है। उसने एक नहीं 3-3 शादियां कर रखी हैं
और यह कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा था। कभी-कभी घर वालों के लिए इंसान को ऐसी कुर्बानी देनी ही पड़ती है जिसमें उसका सब कुछ चला जाता है। वक़्त धीरे-धीरे गुजरने लगा था। मम्मी ने उन लोगों को रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी और अब घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। उन लोगों ने पापा को वाकई एक मोटी रकम दी थी, जिसके बाद हमारे घर में भी शादी की तैयारियां बहुत अच्छे से हो रही थीं। घर में एक माहौल सा बन गया था। मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ, और थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं अपने माँ बाप के बिना कैसे रहूंगी। लेकिन यही दस्तूर है, बादशाहों को भी अपनी बेटियां विदा करनी पड़ती हैं। इसीलिए मैंने अपने दिल को समझा लिया था। आज बारात का दिन था। घर में गहमा गहमी मची हुई थी। पूरे मोहल्ले वालों को हमने बुलाया था। मम्मी के रिश्तेदार, पापा के रिश्तेदार, मेरी सहेलियां, बहनों की सहेलियां, सभी इकट्ठा हो चुकी थीं। सिर्फ बारात आने का इंतजार हो रहा था, और कुछ समय बीतने के बाद बारात भी आ चुकी थी। मैं अपने कमरे में ही दुल्हन बनी बैठी थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे बाहर मंडप में बुला लिया गया था ताकि रस्में वगैरह शुरू की जा सकें। जैसे ही रस्मों का आगाज हुआ, मेरे दिल की धड़कन मामूल से हटकर तेज हो गई थी। मैं अपने पति के बराबर में बैठी हुई कोई छुई मुई लग रही थी। वह जिस्मानी तौर पर काफी अच्छे थे। बांस जैसे लंबे, कद काठी मजबूत, चेहरे पर उन्होंने सहरा सजाया हुआ था। उनकी तीनों पत्नियां एक तरफ खड़ी हुई थीं। मम्मी ने उन लोगों से गुजारिश की थी कि आप लोग परिवार के सामने इस बात को बिल्कुल भी जाहिर न करें कि मेरी बेटी उनकी चौथी पत्नी बनने वाली है, बल्कि यही जाहिर करें कि मेरी बेटी पहली पत्नी है और आप लोग उनके घर में रहने वाले रिश्तेदार हैं। उन लोगों ने भी मम्मी की बात की इज्जत की थी, क्योंकि कोई भी घर यह बात कबूल नहीं करता कि उनकी बेटी ऐसे घर में जाए जहां पहले से ही बीवियां मौजूद हों। थोड़ी देर बाद ही तमाम रस्में पूरी हो गई थीं और मैं अपने पति के नाम कर दी गई थी। मेरा दिल इतनी जोर-जोर से धड़क रहा था कि उसकी कोई हद नहीं थी। शादी पूरी होते ही उन लोगों ने विदाई का शोर डाल दिया था। कहने को पापा मम्मी ने खाने का इंतजाम भी किया था, मगर उनका कहना था कि हम यहाँ खाना नहीं खा सकते क्योंकि हमारे इंतजामात घर पर मौजूद हैं। मेरा दिल अजीब सा हो गया था। मैं जानती थी कि वे लोग इतने नखरे क्यों कर रहे हैं। यकीनन उन्हें हमारे गरीब खाने में भला क्या ही दिलचस्पी होगी। विदाई के वक्त जब मैं अपनी बहनों से मिली तो मेरा दिल फटा जा रहा था। सबसे मिलकर मैं खूब रोई थी। मम्मी के गले लगकर भी मैं खूब रोई थी। जब पापा के गले लगी तो मुझे एक सुकून सा मिला था। वह मेरे माथे पर प्यार भरा किस देते हुए बोले थे, मेरी बेटी बहुत बहादुर है, वह सब कर सकती है, बस उसे हिम्मत करनी है। उनके ये बात न जाने क्यों मुझे वाकई हिम्मत दे चुके थे। मैंने उनका हाथ चूम कर अपनी आंखों से लगाया था और फिर उन सब को बाएं कहकर अपनी एक नई मंजिल की तरफ रवाना हो गई थी। गाड़ी में बैठते ही न जाने क्यों मेरे जिस्म पर कपकपी होना शुरू हो गई थी। उनका बारात लाने का अंदाज देखते ही हम सब समझ गए थे कि वे लोग वाकई अमीर लोग हैं। एक लंबी दूरी के बाद गाड़ी एक हवेली के सामने रुकी थी। मैंने हैरान निगाहों से उस बड़ी सी हवेली को देखा था, जो वाकई किसी पुराने जमाने के बादशाह के महल जैसी लग रही थी। मुझे वह तीनों औरतें ही संभालकर अंदर लाई थीं। घर में दाखिल करते वक्त मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया गया था। आसमान पर आतिशबाजी की गई थी, ढोल नगाड़े बजाए गए थे। मैं जैसे ही हवेली के लॉन्स में आई तो कई औरतें मेरे सामने जमा हो गईं और फिर एक कतार में नाचना शुरू कर दिया। मैं तो यह सब मंजर बहुत हैरान होकर देख रही थी। मैंने घूम कर देखा तो मेरे पति कहीं भी मौजूद नहीं थे। उनकी एक पत्नी मेरे करीब आई और मुझे धीमी आवाज में बोली, सर झुकाकर खड़ी हो जाओ। दुल्हन का ऐसे मुड़ मुड़ कर देखना और चारों तरफ निगाह घुमाना हमारे परिवार में अशुभ समझा जाता है। उनकी बात सुनकर मैं वाकई थोड़ा सहम गई थी और नज़र झुका ली थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे सोफे पर बिठा दिया गया था और मेरी रस्में की जा रही थीं। मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि मेरे पति कहाँ चले गए। कहने को बेशक मैं उनकी चौथी बीवी थी, लेकिन शादी की रस्में तो साथ होती हैं। अगर उन्होंने शादी सादगी से करनी थी तो फिर इतना धूम धड़ाका करने की ज़रूरत ही क्या थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरे पति मेरे साथ नहीं हैं। शादी की रस्में औरत के लिए बहुत अनमोल होती हैं। सारी जिंदगी ये रस्में उसके दिमाग में बैठी रहती हैं। मुझे भी यही सब याद आ रहा था। थोड़ी देर बाद ही वह तीनों औरतें मुझे थाम कर अपने पति के कमरे में ले जा रही थीं।
मैं उन तीनों के जर्फ और हिम्मत पर हैरान थी कि कोई पत्नी भला कब अपने पति के हवाले किसी और औरत को करती है। लेकिन इन तीनों की तो बात ही अलग थी। कमरा फूलों से सजा हुआ था। चारों तरफ गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। मैंने चारों तरफ निगाह घुमाई तो मैं घूम कर रह गई थी। इतनी ज्यादा खूबसूरती देखकर मेरे होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैं जान चुकी थी कि भले मैं चौथी बीवी बनी हूं तो क्या हुआ, मगर यहां मुझे हक पूरे मिलेंगे। वह मुझे बिस्तर पर बिठाते हुए मेरा लहंगा फैला रही थी। मेरे चेहरे से अब मुस्कुराहट जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे दिल से खुशी हो रही थी कि सब चीज़ों का अरेंजमेंट किया गया है। अगर एक औरत को ये सब अच्छा लग जाए तो उसकी खुशी वाकई देखने लायक होती है। मगर जो अचानक वो तीनों मेरे पास बैठीं और मेरे पति की पहली बीवी मेरी तरफ देखते हुए बोली, देखो, औरत के अंदर जितनी बर्दाश्त हो उतना बेहतर होता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी सारी जिंदगी खुशहाल गुजरे, तुम्हारे घर वाले एक अच्छी जिंदगी गुजारें, तो थोड़ा बहुत सब्र करना, वरना तुम्हारी जिंदगी तबाह हो सकती है। मैंने उनकी बात सुनकर हैरानी से उनकी तरफ देखा। मैं अभी कुछ कहती कि उससे पहले ही वो और बोली, हम सबके पति एक हैं, ये बात हमें मालूम है, मगर इसके बावजूद हम तुम्हें ब्याह कर लाए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूं। तुम हम सबसे उम्र में बहुत छोटी हो। अगर तुम समझौता करोगी तो अपने पति के दिल पर राज कर सकोगी, और अगर नहीं तो फिर भूल जाओ कि वो शख्स तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी देखेगा। मैंने हैरानी से उनकी बातें सुनी कि ये कैसी औरतें हैं जो अपनी सौतन को अपने ही पति के हवाले करते हुए उसे रिझाने के भी मशवरे दे रही हैं। वो और बोली, शादी की पहली रात वो डंडे से। ये कहते कहते वो चुप हो गई, जबकि मैं उसे सवालिया निगाहों से देख रही थी कि डंडे से इसका क्या मतलब है, मगर मैंने अपने लबों को चुप ही रखा। वो तीनों अपनी अपनी जगहों से खड़ी हो गईं और एक अजीब नज़र से मुझे देखते हुए वहां से चली गईं। मेरा दिल कांपने लगा। डंडे का क्या मतलब था? शादी की पहली रात डंडे से क्या हो सकती है? मैं लगातार इसी बारे में सोचती जा रही थी और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया जिसे सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था जैसे हलक से बाहर आ जाएगा। काफी देर तक मैं खुद को संभालती रही और अपनी ही सोच को गलत ठहराने की कोशिश करती रही कि ऐसा नहीं होगा, शायद ये मेरी गलत फहमी है। मगर कहते हैं ना, जब किसी इंसान को किसी चीज का शक पैदा हो जाए और वो सच ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर और गुजरी थी जब हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे पति कमरे के अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर मैंने फौरन अपनी नज़रें झुका लीं, मगर मेरे दिमाग में सिर्फ डंडा ही घूम रहा था। आखिर वो बोलकर क्या गई हैं? उनकी बात का मतलब क्या है? काश अगर मुझे हकीकत मालूम होती तो शायद मैं इस रिश्ते से इनकार कर देती या खुद को मौत के घाट उतार लेती। मगर यही इंसान की सबसे बड़ी खता होती है कि वो सोना देखकर अंदर की गंदगी को पहचान नहीं पाता। अचानक उन्होंने मेरे करीब आते ही अपने हाथ में पीछे छिपा हुआ डंडा निकाल लिया। वो लकड़ी का डंडा था जो काफी मोटा था। अचानक ही उन्होंने मेरा हाथ अपने सख्त हाथ में थाम लिया और मुझे बिस्तर से खींचकर अपने सामने खड़ा कर लिया। वो हट्टे कट्टे काफी तगड़े इंसान थे, जिन्हें देखकर ही मुझ जैसी 21 साल की लड़की घबरा जाए। उन्होंने मेरी कमर जकड़ ली और मुझे अपने साथ लगाते हुए बोले, बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस खूबसूरती से नजरें चुराना मेरे बस से बाहर है, मगर क्या करूं, आदत से भी मजबूर हूं। इस आदत के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। उनका लहजा बोझिल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से थक चुके हों। वो कुछ कहते उससे पहले ही मैं बोल पड़ी, देखिए, मुझे मारपीट से बहुत डर लगता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मगर अचानक ही उन्होंने मेरी बात सुनकर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोले, ये मेरा मतलब नहीं है। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हारे बाप को एक मोटी रकम दी है, पूरे 25 लाख की, जिससे वो अपनी बाकी बेटियों की शादी कर सकता है और अपने घर के लिए कारोबार भी कर सकता है। अगर तुमने मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की या मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो याद रखना, वो 25 लाख रुपये मैं तुम्हारे बाप से सूद समेत वापस लूंगा, और जो हश्र मैं उसका करूंगा उसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अचानक उन्होंने मेरा दुपट्टा नोचकर दूर फेंक दिया। मेरे पूरे वजूद में ठंडी लहर दौड़ गई।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स मेरे साथ क्या करने वाला है। धीरे धीरे वो मेरी सारी ज्वेलरी उतारने लगे जो सोने की थी। मुझे लगा कि वो एक तरफ रख देंगे, मगर उन्होंने सारी ज्वेलरी पूरे कमरे में बिखेर दी। कहने को वो सोने की थी, मगर उन्हें तो सोना अपनी जूती के बराबर लग रहा था। अचानक ही उन्होंने मुझे धक्का देने वाले अंदाज में बिस्तर पर गिरा दिया और खुद मुझ पर हावी हो गए। मैं धड़कते दिल के साथ उनकी लाल लाल आंखों में देख रही थी। अभी वो कोई कदम उठाते उससे पहले ही मैं बोल पड़ी, अच्छा ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं करूंगी। मैं आपके साथ बिल्कुल धोखा नहीं करूंगी, ना ही कोई गलती करूंगी। बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे सवाल पर उन्होंने मुझे सवालिया निगाहों से देखा और बोले, हाँ, कहो क्या बात है, जल्दी पूछो, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनकी बेताबी को देखकर मेरे पूरे वजूद में करंट दौड़ गया। मेरा दिल एक बार फिर तेज तेज धड़कने लगा। मैंने उन्हें देखते हुए पूछा, बेशक आपके पास बहुत जायदाद है, बहुत पैसा है, लेकिन आपने 4 शादियां क्यों की? हमारे धर्म में तो सिर्फ एक शादी की इजाज़त है। आप पैसे वाले हैं, किसी भी औरत को खरीद कर अपने बिस्तर को सजा सकते हैं, मगर आपने शादी को ही क्यों चुना? मेरे सवाल पर वो मुझ पर से हट गए थे और मेरे बराबर में बैठकर मुझे गौर से देखने लगे थे। मैं अभी कुछ कहती, इससे पहले ही वो बोले थे, ये फुजूल के सवाल करके तुम अपना और मेरा वक़्त जाया कर रही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताने का इरादा नहीं रखता। इसीलिए तुम्हारे हक में बेहतर होगा कि मेरे साथ सहयोग करो, जैसा मैं कर रहा हूँ, मुझे करने दो। अगर तुमने मुझे ये नहीं करने दिया तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सुलूक करूंगा, इतना बुरा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। मैं उनको देखते हुए बोली थी, क्या मैं आपकी खरीदी हुई गुलाम हूं? आपने मुझे वाकई खरीदा है? बेशक आपने मंडप में मेरे साथ शादी की है, लेकिन हकीकत से कोई नजरें नहीं चुरा सकता। एक बार आप मुझे बता दें कि आपने शादी क्यों की, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया था। अचानक ही उन्होंने जोरदार डंडा मेरी कमर पर मारा था। मैं बिलबिला उठी थी, तड़प कर चीख कर खड़ी हो गई थी। सांस तक मेरी रुक चुकी थी, आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे थे। वो मुझे देखते हुए बोले, फिलहाल मुझे मेरा काम करने दो। अगर तुमने मुझे मेरे काम करने से रोका तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते ही वो मुझ पर हावी हो चुके थे और अपनी हसरत मिटाने लगे थे। साथ साथ वो मुझ पर डंडों की बरसात भी कर रहे थे, जो मुझे बेहद तकलीफ दे रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल घूम चुका था। मैं अब भी कुछ कहती, इससे पहले ही उन्होंने मेरी गर्दन दबोच ली थी और धीरे धीरे उसे दबाना शुरू कर चुके थे। उनका यह हिंसक रवैया देखकर मैं समझ गई थी कि उन्होंने इतनी शादियां क्यों कर रखी हैं, क्योंकि एक औरत तो उनका इतना हिंसक रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर असल हकीकत से तो मैं अभी तक अनजान थी। काफ़ी रात तक वो मेरे करीब रहे थे। मैंने उनके हर जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त किए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मेरी ज़रा भी आवाज़ निकली तो यह शख्स मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, और इसीलिए मैं उसे मौका नहीं देना चाहती थी। हालात और वक़्त से मैं बहुत डर चुकी थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत बुरी हालत में उसकी बाहों में ही थी। मेरे कपड़े कहीं दूर पड़े हुए थे। हालत बहुत नाजुक थी। डंडों से पिटाई खाने की वजह से मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर और गुजरी थी जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं तो इतनी गहरी नींद में थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला था। मेरे पति ने ही दरवाज़ा खोला था। उसके बाद कमरे में उन तीनों औरतों की भी आवाज़ आने लगी थी। मेरी आंख एक झटके से खुली थी। मैंने चारों तरफ निगाह घुमाई तो सामने ही वो तीनों मुझे नजर आ गईं। तीनों के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। मुझे उठता देख वो तीनों ही खुशी से मेरे करीब बढ़ीं और मेरी तरफ एक तोहफा बढ़ाते हुए बोलीं, ये तुम्हारे लिए है, इसे इस्तेमाल करो और अपने पति को हासिल करो। उनका लहजा मस्ती भरा था। मैंने डरे सहमे अंदाज में अपने पति को देखा तो वो मुस्कुराकर मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैं घबराकर सर झुका लिया था। मैं इस हालत में नहीं थी कि कंबल से बाहर आ जाती। मैंने एक नज़र अपने पति पर डाली और धीमी आवाज़ में बोली, मुझे कपड़े वगैरह बदलने हैं, आप सब बाहर चले जाइए, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आती हूँ। कहने को मुझे अभी यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी, मगर मैंने महसूस कर लिया था कि यहाँ पर नई पुरानी कोई मायने नहीं रखती। जो सुलूक मेरे पति ने मेरे साथ रात को किया है, ऐसा सुलूक किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनकर उन चारों का ही चेहरा उतर गया था
और फिर वो तीनों औरतें चुपचाप कमरे से बाहर चली गई थीं। मेरे पति ने भी एक सख्त निगाह मुझ पर डाली और खुद भी कमरे से बाहर चले गए थे। मैं जल्दी से कंबल से बाहर निकली और जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। नहाने के बाद जब मैं बाहर आई तो मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। तकलीफ इतनी थी कि मैं दर्द से कराह रही थी। थोड़ी देर और गुजरी थी जब मेरी एक सौतन कमरे में आई थी और मुझे दवा और ट्यूब देकर बोली थी, ये लगा लो और रात को वो एक बार फिर तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें हर चीज का ख्याल रखना है। उनकी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं चाहिए। मेरा दिल तो किया कि मैं उसे बुरी तरह सुना दूं कि इस शख्स को किसने यह सब बताया है कि औरत को जख्मी करके ही सुकून हासिल होता है। मगर मैं चुप रही। भला मैं उससे क्या कहती? वो भी शायद खुद इस जुल्म का शिकार होगी। उसने अचानक ही मेरे गाल पर हाथ रखा और बहुत धीरे लहजे में बोली, कुछ वक़्त तक सब्र करो, ऊपर वाला तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैंने भी यह सब बर्दाश्त किया था और अब भी कर रही हूं। लेकिन अब इन जुल्मों में थोड़ी कमी आ गई है क्योंकि मैं सब चीज़ें बहुत खामोशी से झेलती हूं। ये कहते ही वो बाहर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसे देखते हुए बोली, आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने मेरा दुख भी महसूस किया है और मेरी मदद भी की है। तो सिर्फ एक राज मुझे बता दो, ये सब क्या माजरा है? ये मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? ये आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? इतने अमीर होने के बाद भी इनमें इंसानियत क्यों नहीं आई? मेरी बात सुनकर वो औरत चुप हो गई थी और कुछ लम्हों बाद जो हकीकत उसने बताई वो सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि हकीकत यह भी हो सकती है। वो कहने लगी, जब उन्होंने पहली शादी की थी तो ये बहुत खुश थे, आम मर्दों की तरह। उन्होंने हर जगह अपनी खुशी मनाई थी। यह लोग जल्दी पुश्तों से अमीर हैं, उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की। हाँ, लेकिन शादी करने के लिए उन्होंने बहुत मशक्कत की थी, मगर शादी के बाद पहली रात ही वो बीवी उन्हें नामर्द होने का ताना दे रही थी कि तुम में दम ही नहीं है, तुम एक नामर्द हो। उसके बाद भी उन्होंने बर्दाश्त किया, मगर जब औलाद न हुई तो वो औरत इन्हीं को कोसने लगी कि तुम में ही कोई दोष है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपना चेकअप डॉक्टर से भी करवा लिया है। इनको इतना डिप्रेशन में डाल चुकी थी कि ये बीमार होते चले गए और वो औरत इन्हीं के घर के नौकर के साथ अफेयर चलाने लगी। कुछ ही दिनों बाद इनको पता चला कि आपकी पत्नी घर के नौकर के साथ भाग गई है। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ पता न चल सका और उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि ये शादी करेंगे और उस औरत को अपनी मर्दानगी का असली रूप दिखाएंगे। उसे बताएंगे कि मर्द चीज़ क्या होती है। फिर हमारी सबसे बड़ी सौतन से इनकी शादी हो गई और उस मासूम के साथ इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया। पहली रात ही उसे डंडे से मारा, उसके साथ सुहागरात मनाई, लेकिन कुछ इस अंदाज में कि वो बेचारी अगले दिन अस्पताल में मौजूद थी। अब उसके साथ यही हर रात होता था, मगर वो बिल्कुल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे इनकी खुराक बढ़ने लगी, खुद को इन्होंने बहुत काबिल बना लिया और भी ताकत बढ़ा ली। हालात के वजह से इनकी बड़ी पत्नी ने ही इनके दिमाग में दूसरी शादी का ख्याल डाला कि आपको एक औरत झेल नहीं सकती, आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप दूसरी कर लें। इन्हें भला क्या ऐतराज़ हो सकता था? जब इनकी पहली बीवी इन्हें धोखा दे चुकी थी तो इनके लिए तो ये आम बात थी। इन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, उसके बाद उसके साथ भी यही बर्ताव होता रहा। दोनों बीवियों को वो किसी कीमत पर भी माफ़ नहीं करते थे, बल्कि हर रात उन्हें डंडे से मारकर इस बात का एहसास दिलाते थे कि तुम लोग सिर्फ मेरे पैर की जूती हो, इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर शादी मुझसे हो गई। जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने भी तंग होकर इनसे यही कहा कि आप एक और कर लें, और फिर इनकी नज़र तुम पर पड़ गई और इन्होंने तुमसे शादी का इजहार किया। लेकिन हाँ, एक बात है, दूसरी बार इन्होंने अपने लिए किसी को पाया है। पहली बार जब इनकी सबसे पहली दफ़ा शादी हुई थी और इनकी दुल्हन भाग गई थी, और अब तुम। उसकी बातें सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। उन्होंने सारी सच्चाई बताई थी और फिर कमरे से चली गई थी। उनके जाने के बाद मैं अब असल मुद्दे पर पहुंचना चाहती थी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी तो नहीं गुजारा कर सकती। लेकिन हाँ, अगर ये बदल जाते हैं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ था। मैं इनकी तीनों बीवियों की तरह कमज़ोर नहीं पड़ी थी।
इनकी मार भी सहती थी, इनके जुल्म भी बर्दाश्त करती थी, लेकिन इनकी सेवा दिलो-जान से करती थी। हर वक़्त इनके आगे-पीछे घूमती रहती थी, हर वक़्त इनसे मोहब्बत का इज़हार करती थी, इनके दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाती थी। और फिर एक वक़्त ऐसा आ गया था कि ये मुझे फूलों की तरह रखना शुरू कर चुके थे। मैंने अपने पति को समझाया था कि औरत पैर की जूती नहीं, बल्कि सर का ताज होती है। एक औरत अगर हिम्मत कर ले तो पूरा इतिहास बदल सकती है। इस इंसान को ठीक करने के बजाय हम दूसरी तरफ मोड़ ले जाते हैं, मगर मेरा कहना है कि अगर कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसे ठीक करो, उसमें जो कमी है उसे खूबी की तरह बयान करो। और फिर ऐसा ही हुआ था, सब ठीक होता चला गया था। पापा मम्मी की बात भी सही साबित हुई थी। इस शख्स ने अपने बलबूते पर तीनों बहनों की शादी करवाई थी, पापा का कारोबार भी अच्छा करवाया था। और कहते हैं ना, जब कोई अपने बारे में कम सोचकर दूसरों के बारे में सोचता है, तो ऊपर वाला भी साथ जरूर देता है। ऐसा ही ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया था और मेरी मंजिल मुझे मिल गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।